सुपर ओवर जो हुआ था आमिर, मैं खुद वहां लॉर्ड्स के मीडिया बॉक्स में मौजूद था, और क्या मैच हुआ था कि दिलों की धड़कन कम और ज्यादा हो रही थी। देखिए, जब इनको बल्ले के साथ लगने से 4 एक्स्ट्रा रन मिले थे, उसी वक्त जो है वो मेरा ख्याल है फेट डिसाइड हो गई थी कि न्यूजीलैंड का जो है वो जीतना मुश्किल हो गया, क्योंकि लक फेवर नहीं कर रही। लक इंग्लैंड के साथ है, लेकिन एक चीज थी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड खेल रहा था, कब तो क्वीन के पास ही जाना था। राइवलरी तो है ना इनकी, राइवलरी तो है जी, तगड़ी, ठीक ठाक तगड़ी राइवलरी है, और ये अब बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट में अब प्लेयर्स बहुत अच्छे आना शुरू हो गए। अब चूंकि प्लेयर अच्छे आ रहे हैं, वो एटीट्यूड के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले आप देखिए कि वो लगता था जब बड़ा मैच खेलने आते थे तो बिलोंग नहीं करते इस अरीना में, लेकिन अब जब भी ये बड़ा मैच खेलने आते हैं तो आपको फील देते हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है समी, जिस तरह से मैट हेनरी ने बॉलिंग की, पहला ओवर तो ट्रेंट बोल्ट ने किया, 12 रन बन गए पहले ओवर में। क्या मतलब अटैकिंग पे जा रहे हैं, शुरू के 10 ओवर जिसमें पावर प्ले है, तो इंग्लैंड की तो एक कोशिश होगी कि इस पावर प्ले को फुल्ली यूटिलाइज किया जाए, लेकिन जो बॉलर्स उनके सामने, उनकी स्पीड की वजह से रन बनने में आसानी हो सकती है। एक तो फ्लैट विकेट, दूसरे तेज है ट्रेंट बोल्ट, और उसने छक्का भी मार दिया उस पहले ही ओवर में जॉनी बेस्टो ने। जी हाँ, बिल्कुल। अगर तेज के साथ साथ देखें दोनों, अगर मैट हेनरी देखें थोड़ा सीम बॉलर है, और आप ट्रेंट बोल्ट के देखें तो वो स्विंग बॉलर हैं थोड़े, तो दोनों में थोड़ा सा बॉलिंग का फर्क है। लेकिन ये कि इंग्लैंड टीम आपको सबको पता है कि वो काउंटर करेगी, बिल्कुल बैटिंग में तो लाजमी करेगी। अगर आप देखें मैट हेनरी अगर शुरू में आउट नहीं होते तो मैंने जिस तरह बताया, जो एडवांटेज समझ के उन्होंने बॉलिंग की है तो काफ़ी इनको मुश्किलात पड़ जाएंगी, क्योंकि अगर डेप्थ देखें आप इंग्लैंड की बैटिंग की तो काफ़ी ये बड़ा टोटल ये बनाने में कामयाब हो जाएंगे अगर ये विकेट नहीं मिली इनको। आमिर, जिस तरह से आज टिम साउदी वो फुल्ली फिट नहीं है, फिर केन विलियमसन वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड वो भी नहीं है, तो उसका डिसएडवांटेज होगा कीवी टीम। डिसएडवांटेज तो है, लेकिन देखें इस चीज से पता लगता है टीम का कैरेक्टर क्या है। अगर आपके बड़े प्लेयर मिस करते हैं तो टीम किस तरह रिएक्ट करती है। बासी में तो बैठ जाती है, अगर बड़ा प्लेयर नहीं खेल रहा तो ऐसा साइकोलॉजिकल। टीम के साथ भी हुआ, पाकिस्तान के साथ जब मैं भी खेलता था तो ये होता था, लेकिन बेसिकली कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए। अब देखें, जोफ्रा आर्चर नहीं है, उनके पास गस जो फास्ट बॉलर आए हैं उसी तरह के बॉलर हैं, लाइक तेज है। उन्होंने हर प्लेयर के लिए रिप्लेसमेंट रखा हुआ। देखिए 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं उनके पास। बिल्कुल। और बहुत बड़ा फैसला था कि आप रीस टॉपले को इस मैच में बाहर बिठा रहे हैं, क्योंकि लंबे बॉलर हैं और हाइट एडवांटेज पिच के ऊपर, तो उनको अपने बॉलर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है। आपने बात की, अगर इस तरह से पाकिस्तानी टीम को प्रॉब्लम होती है, 96 के वर्ल्ड कप में आप अचानक वसीम अकरम अनफिट हो गए और आप मैच से पहले ही कप्तान टॉस करने के लिए गया, तो प्रेशर होता है, फिर टीम का जो मोरल है थोड़ा डाउन हो जाता है अगर आपका मेन प्लेयर अवेलेबल नहीं। पाकिस्तान टीम ने प्रेशर तो बहुत ज्यादा हैंडल किया था। आई थिंक आखिरी लास्ट 4 ओवर्स में जो है 212 के ऊपर 6-7 आउट है। देखिए, जो सबसे बड़ा मसला उस मैच में ये था कि आपके आखिरी ओवर्स जो थे, बहुत रन बने। आखिरी ओवर्स वसीम अकरम करते थे, और साथ में आकिब जावेद मोस्टली करते थे, लेकिन वहां पे आपको वकार यूनुस को आखिरी ओवर करवाने पड़ गए और काफी ज्यादा स्कोर हो गया। उस मैच के बाद देखिए लर्निंग की बात है। उस मैच के बाद हम लोगों ने बैठ के, मैंने बेसिकली सोचा कि यार अगर ये अवेलेबल नहीं होते हम आखिरी ओवर करवाएंगे किससे, तो देन वी डिसाइडेड कि सकलैन जो है उसके पास जो हथियार है उसको लेके आना है, आपको इम्प्रोवाइज करना है। लेकिन उस वक्त ये मसला था कि लास्ट मोमेंट के ऊपर सारा कुछ हुआ, तो आप जो प्लानिंग कर सकते थे धरी की धरी रहेगी। समी, आप कैसे देखते हैं अगर कोई मेन बॉलर आपका एट द 11th आवर जो है वो नहीं खेलता, जिस पर आप बहुत रिलाय कर लेते हैं, जो टीम का कप्तान भी होता है, तो फिर टीम के खिलाड़ियों पे उनका मोरल कितना डाउन होता है? बिल्कुल देखें, मोरल जरूर डाउन होता है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान की बात देखें तो मोस्टली आपके अभी भी आप रिसेंट टीम में भी देखें तो आपके मेन भी बॉलर है या मेन आपके प्लेयर हैं जो नसीम शाह नहीं है कहीं भी, तो हम कहते हैं हमारी बॉलिंग हल्की हो गई। बिल्कुल, तो जहां वो मेन पोजीशन आती है तो आपको सिर्फ वो नसीम शाह या हारिस रऊफ या शाहीन नजर आएगा, खाली एक मेथड होना चाहिए। बैकअप तो नहीं रखा ना इन्होंने, बिल्कुल नहीं रखा। और
वर्ल्ड कप में आप ट्राई आउट करने जा रहे हैं हसन अली को, अगर आप विजन था तो आप अपना, मैं सिलेक्शन कमेटी में था, जब भी मैंने इनको बोला था कि आपकी ये 3 मेन बॉलर हैं, इनको आपने वर्ल्ड कप के लिए सेव करना है, आप चौथा और 5वें बॉलर पे आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि अगर इन केस इंजरी होती है या आउट ऑफ फॉर्म होता है तो आपके पास चौथा और 5वां बॉलर आपके पास रेडी हो। लेकिन जहां इंजर्ड हो, आप देखें एकदम पाकिस्तान टीम की बॉलिंग का ग्राफ एकदम नीचे आ गया। हसन अली 12 जून 2022 के बाद से कोई वनडे पाकिस्तान के लिए नहीं खेला। आमिर 1.25 साल से अगर एक प्लेयर आ रहा है और वो भी मेगा इवेंट में। एक कन्फ्यूशियस का वो बहुत पुरानी सेइंग है कि इनकन्वीनियंस जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छा, अनरिकॉग्नाइज्ड अपॉर्चुनिटी। मैं इसको इसलिए यूज कर रहा हूं, देखिए शाहीन शाह अफरीदी अनफिट, नसीम शाह आ गया ऊपर, ठीक है, उसके साथ आपने कोई बॉलर डेवलप नहीं किया। आपके पास इतना टाइम था कि आप बॉलर को जो है वो किसी को डेवलप कर लेते, और अगर कोई आपका प्लेयर इंजर्ड हो रहा है तो आपके पास फौरी रिप्लेसमेंट हो। अनफॉर्चुनेटली आप स्ट्रगल कर रहे हो। और अभी समी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी जब हम लोग प्रोग्राम से पहले बैठे हुए, उन्होंने ये कहा कि 3 सिलेक्शन कमेटियां चेंज हो गई हैं, टीम वही है। टीम वही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसमें समी ये भी तो बताया ना कि पाकिस्तान के पास हसनैन है, हसनैन को एशियन गेम में भेज दिया, बोलते हैं अनफिट है। एहसानुल्लाह वो कहते हैं अनफिट है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया, हसनैन को नहीं रखा। ठीक है, तो आपके पास बैकअप में जो फास्ट बॉलर्स थे वो कहाँ है? अब्बास आफरीदी को आप लिफ्ट नहीं कराते, हालांकि उसने PSL में T20 चले मान लिए, उसने अच्छी बॉलिंग की, जो उमर गुल का भतीजा है। तो आप क्या समझते हैं बैकअप टैलेंट क्यों नहीं तैयार हो पा रहा? आमिर ने बिल्कुल सही कहा, आपने उनको कहा कि 3 सिलेक्शन कमेटी बदल चुकी है, टीम वही है। बिल्कुल, देखें किसी का इन्फ्लुएंस होता है कि ये लड़के लेके जाने, इन्फ्लुएंस तो नहीं। देखें अब टीम मैनेजमेंट, अब तो कप्तान, जाहिर सी बात है, अगर आप सिलेक्शन कमेटी बीइंग अ सिलेक्शन कमेटी कोई भी आप लड़का आप इंक्लूड भी करते हैं तो फाइनल 11 जाके कोच और कप्तान नहीं बनानी होती है। तो बहुत जरूरी है कप्तान और कोच का ज्यादा अमल दखल कोच का होता है कप्तान दोनों का। आजकल जो चल रहा है मैंने देखा दोनों का एक टीम वर्क है, दोनों पहले से प्लान करके। तो कोच तो इंग्लैंड में होता है, फिर वो 30 सितंबर को आया तो टीम वर्क बन जाता है। जी हाँ, वो लैपटॉप पे ही बन जाता है आजकल, लैपटॉप पे, जूम पे। आमिर, इसमें भी तो एक कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? सिलेक्शन कमेटी का रोल जो है बड़ा वास्ट है। अगर आपने ये कहना है कि बस मैंने ये 15 लड़के सेलेक्ट करने हैं बस, और 11 तो फिंगर टिप्स पे होते हैं ना? नहीं, 11 तो खुद ही सिलेक्ट करवा रहे हैं ना अपने आप को। 12-13 एक्चुअली 11 नहीं, 12-13 तो अपने आप को सिलेक्ट करवा रहे हैं। 2-3 आपने करना, 2-3 की ऑप्शन होती है। आप घर पे बैठे रहते हो, बाहर नहीं जाओगे, देखोगे नहीं, आप अपॉइंट करते हो, सीरीज खत्म होती है, वो अपने घर चले जाते हैं। वेयर एज वो टाइम होता है जब आपके पास ब्रेक आया तो आपने बैठ के स्क्रूटनाइज करनी होती है एज ए कोच चीजें कि भाई यहाँ इस सीरीज में यहाँ पे हम लोगों ने लैग किया है, उसको इंप्रूव करना, उसके ऊपर आप वर्क करते हैं। कैसे रेक्टिफाई? सिलेक्शन कमेटी का काम जो है, देखिए इंजमाम अभी सिलेक्टर बने, टीम चलेगी एशिया कप, उसके बाद उनको पास टाइम था, इंजरीज की रिपोर्ट आ रही थी क्योंकि नसीम शाह को काफी देर से ये इंजरी थी। ठीक है, वो अफगानिस्तान के खिलाफ भी खेले, इंजर्ड थे। आप पूरे पाकिस्तान से देखिए, आपके पास नेशनल एकेडमी है, वहां पे अकोमोडेशन भी है, आपका खर्चा कोई नहीं है। पूरे पाकिस्तान से प्लेयर बुलाएं जो टॉप परफॉर्मर है, उनको चेक करें टेक्निकली ये किधर है, इनमें हम लोग किसको सिस्टम में लेके आके इसके ऊपर गौर कर सकते हैं। आप 16 सेलेक्ट करके घर बैठ जाते हैं, इसका फायदा क्या है? एक जरूरी चीज जो मैं बात करना चाहता हूं, इसके ऊपर हम लोग शाम को डिस्कस करेंगे और कल, वो ये है कि हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए जो कहा जाता है फिटनेस और लंबी बॉलिंग नहीं है। देखें, जिसके ऊपर आपने एम्फसाइज करना है वो ये है कि इंजरी फ्री एक्शन हो। ये किसी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करना आता पाकिस्तान में कि यार इस बॉलर को इवेंचुअली जाके इंजरी होनी कौन सी है, इसका एक्शन क्या कह रहा है, इसके जो दोनों बाजू हैं उनकी कोऑर्डिनेशन क्या है, ये जो अगला हाथ है सही टाइम पे बैंड हो रहा है, सही टाइम पे खुल रहा है, ये चीजें हम लोग देखते ही नहीं है। और मैं नसीम शाह के बारे में पिछले 2 साल से कह रहा हूं, इसको बड़ी लंबी इंजरी होनी है। एहसानुल्लाह के बारे में भी कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीजें रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता।